हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है और आज हम पढ़ने वाले हैं द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। और मैं आशा करता हूँ कि यह सेशन आपको पसंद आएगा। बेसिकली जो मैं आज कवर करूंगा, इसमें जो भी मैं आर्टिकल्स कवर करूंगा वह यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस में काफी ज्यादा रिलेवेंट होंगे। ठीक है, तो मैं आपको मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स भी बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा इस सेशन में कि कौन से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखे हैं या मेंस में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। देखिए अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो। एमएचए सिक्स टू पैसिफाई ट्रकर्स प्रोटेस्टिंग न्यू हिट एंड रन लॉ। देखो अभी क्या होता है बेसिकली। अब आप थोड़ा और यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहा है। देखो प्रोटेस्ट क्यों बढ़ते जा रहा है, बहुत लोगों को पता भी होगा। आप अपने शहरों में देख रहे होंगे कि पेट्रोल पंप के बाहर बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है। या अगर आप सब्जी पाला या ऐसा कुछ खरीदने जा रहे हो मार्केट में, तो कई बार आप देख पा रहे होंगे अभी कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से क्या हो रहा है, वेजिटेबल्स या फ्रूट का शॉर्टेज हो रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल अभी ये जो पास हुआ था, जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल, ठीक है, 2023। अब इसमें क्या हुआ है देखो। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट किए थे आपके आईपीसी में, सीआरपीसी में और इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है, तो उसके तहत क्या हुआ है, ट्रक जो ट्रक चलाने वाले जो ट्रकर्स है, उन्होंने बेसिकली प्रोटेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि जो हिट एंड रन केस होते हैं, ठीक है, उसमें जो है भारतीय न्याय संहिता बिल में जो पनिशमेंट है उसको बढ़ा के 10 साल कर दिया है। और इस प्रोटेस्ट के चलते क्या हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रही है। ठीक है, और देखो अब इसमें भी क्या है, देखो, रोल आउट शेड्यूल ऑफ 3 न्यू क्रिमिनल कोड कोड विल बी नोटिफाइड बाय 26 जनवरी। ठीक है, अब जो नए जो क्रिमिनल लॉज लेके आई है गवर्नमेंट, जो अमेंडमेंट लेके आई है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो उससे रिलेटेड जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा 26 जनवरी से होगा। ठीक है, तो अब बेसिकली इस आर्टिकल में हमें क्या पढ़ना है, वह है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, जो अभी रिसेंट में पास हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब इस आर्टिकल को मैं शुरू करता हूँ। देखो अब क्या होता है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या होता है। देखो दिसंबर 20 में क्या होता है, लोकसभा में 3 जो नए क्रिमिनल लॉ बिल है वह पास होते हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, जिसने सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस किया, और भारतीय साक्ष्य बिल यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इसने रिप्लेस किया। किसने? भारतीय साक्ष्य बिल 2022। अब देखो क्या होता है, जो भारतीय न्याय संहिता बिल है 2023, उसमें कुछ की प्रोविजन है। तो देखो मैं आपको दो चार इसमें इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता देता हूँ कि इसमें क्या है। पहला तो है टेररिस्ट एक्ट। अब इस एक्ट में, अब ये जो जो नया क्रिमिनल लॉ है उसमें टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया है कि क्या है। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है, जो टेररिज्म से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसको भारतीय न्याय संहिता में एज अ सेपरेट ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया है। पहले जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी वह अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट से डील की जाती थी, पर अभी क्या हुआ है, भारतीय न्याय संहिता बिल में ही एक अलग से प्रोविजन होगा जो टेररिज्म से डील करेगा। इसके अलावा क्या हुआ है, जो सेडिशन से रिलेटेड जो ऑफेंस था उसको क्या किया है, देखो अब इसमें क्या बोला है, यह बिल रिप्लेस करता है राजद्रोह को देशद्रोह से। इसका मतलब अभी जो है, आप गवर्नमेंट को अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो आपके खिलाफ देशद्रोह सेडिशन का आरोप नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो जो ऑफेंस है सेडिशन का उसको एलिमिनेट किया गया है इस एक्ट से। इसके अलावा क्या है, मॉब लिंचिंग से रिले मॉब लिंचिंग को भी एक सेपरेट ऑफेंस कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग यानी क्या है, अगर भीड़ में क्या होता है, भीड़ में अगर सपोज कोई ऐसे गलत इंफॉर्मेशन पहुंच गई, तो लोग सपोज कोई चोरी हो गई, अब लोगों ने उसको घेर लिया और उस भीड़ ने उसको मार दिया, तो वो होता है मॉब लिंचिंग। तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड सेपरेट ऑफेंसेस आया है। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ है, फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना अब कंपलसरी बना दिया है। ठीक है, अभी क्या होगा, इवन जो है वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी जब भी सर्च सीजर ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ प्रोविजन है, जैसे कि क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा। यानी क्या होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा जो कि अपील पे डिसाइड करेगा इंडिपेंडेंटली ऑफ द पुलिस या तो फिर प्रोसिक्यूशन के रिकमेंडेशन के। यानी क्या होगा देखो, अब किसी, फॉर एग्जांपल कोई कन्विक्ट, फॉर एग्जांपल जिस जो एक्यूज था उसको छोड़ दिया गया।
पर जो विक्टिम है वह अपील कर सकता है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के पास जाके, और वह देखेगा कि क्या उसको छोड़ना सही था या नहीं। तो ठीक है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस की अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है। अब वह रिस्पॉन्सिबल होंगे लॉ एनफोर्समेंट के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी अब ये पूरा लॉ बनाया गया है वह विक्टिम सेंट्रिक है। विक्टिम सेंट्रिक यानी जिसके खिलाफ ये सारी चीजें हो रही है, जो सफर कर रहा है, तो विक्टिम सेंट्रिक लॉ बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ प्रोविजन है इस लॉ में, जैसे क्या आता है जीरो एफआईआर रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है, पहले अगर कोई गुनाह होता था तो आपको अपने एरिया, यानी जहां जिस एरिया में वो गुनाह हुआ है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखानी पड़ती थी। पर अभी ऐसा नहीं है। अब आप कहीं पे भी जाके पुलिस स्टेशन में आप अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हो, और 24 घंटे के अंदर आपकी रिलेवेंट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या, और इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हिट एंड रन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखिए हिट एंड रन, अब इसमें क्या है, 10 साल की सजा बोली गई है इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, और अगर सपोज कोई ट्रक ड्राइवर या कोई अगर हिट एंड रन केस में सपोज आपसे कोई कोई घायल हो जाता है या मर जाता है, पर अगर आप उसकी सहायता करते हो, अगर आप उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हो, तो आपकी पनिशमेंट रिड्यूस की जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा जो डॉक्टर्स है उनके हाथों में अगर सपोज निग्लिजेंस की वजह से किसी पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उनके लिए भी 2 साल की पनिशमेंट कर दी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यह सारे कुछ प्रोविजन थे इस एक्ट में। ठीक है, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल है, भारतीय न्याय संहिता बिल। ठीक है, तो इसमें यह सारे कुछ चीजें थी। और अब आप जो जो भी अब जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, अब जो मैंने प्रोविजंस बताया, अब आप उस हिसाब से अगर ये सारी चीजें पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत सारा इजी हो जाएगा। अब यह इसमें भी क्या बोला गया है कि 26 जनवरी से इसको क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इसके लिए 3,000 मास्टर ट्रेनर को ट्रेन किया जाएगा, जो कि पुलिस पर्सनल को जाके ट्रेन करेंगे इन लॉस के बारे में। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी अंडर द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो इस ट्रेनिंग को देखेगी। इसके अलावा क्या होगा, एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया जाएगा, जो क्या कंडक्ट करेगा, एक बेसिकली यह क्या करेगा, यह कोऑर्डिनेशन करेगा। देखो क्या होता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी सबको पता होगा। अब इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन यानी जो अलग अलग विंग्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन लाने का काम यह करेगा। जैसे कि क्या होगा, अब नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, उसके बीच में कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा क्या है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के जो अलग अलग जो जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे फॉरेंसिक हो गया, कोई कुछ हो गया, तो इनके बीच में इंटीग्रेशन और तालमेल बिठाने के लिए ये सारी चीजें देखी जाएगी। ठीक है, अब इसके तो यह सारी चीजें थी इस आर्टिकल में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो अब इसके अलावा अब हम नेक्स्ट आर्टिकल में जो मूव करते हैं वो है फ्री मूवमेंट रिजिम एट द म्यांमार बॉर्डर। यह जल्दी ही खत्म होने देखो, जो भी मैंने ये बताया ना, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये जो जो ट्रकर्स से रिलेटेड जो प्रोविजन हुआ है, बेसिकली मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, भारतीय न्याय संहिता बिल के बारे में। तो आप उस बिल को जाके अभी मेरे जो जो मेरी वीडियो लिस्ट है उसमें आप बिल को पूरा डिटेल में देख सकते हो कि मैंने हर एक प्रोविजन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में जो था मैंने वो तो आपको बता दिया, पर इससे डिटेल में मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, तो आप जो क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड जो मैंने जो वीडियो बनाया आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अब इससे इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वह है फ्री मूवमेंट रेजिम एट द म्यांमार बॉर्डर टू एंड सून। ठीक है, एंट्री इनटू द इंडिया विल नीड वीजा। बेसिकली क्या हुआ है, देखो यूनियन गवर्नमेंट का कहना है कि जो फ्री मूवमेंट रिजिम थी, जो हमारी म्यांमार के साथ थी, जो हमने 1970s में ये जो एक अरेंजमेंट बनाया था कि एक फ्री मूवमेंट का, यानी लोग जो है जो म्यांमार बॉर्डर में जो रहते हैं, तो वह क्या करते हैं, 16 किलोमीटर तक वह म्यांमार के बॉर्डर में भी एंटर कर सकते वापस आ सकते हैं, और इंडिया के बॉर्डर में भी जाके एंटर करके वापस आ सकते हैं 16 किलोमीटर तक। ठीक है, तो यह बेसिकली थी फ्री मूवमेंट रिजिम, और इसमें आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक आपके पास एक बॉर्डर पास चाहिए। बॉर्डर पास के बेसिस पे आप जो है, जो म्यांमार का जो बॉर्डर है, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, म्यांमार को लगते जो बॉर्डर है, तो आप 16 किलोमीटर तक आना जाना कर सकते हो। ठीक है, और इसको रिवाइज भी किया गया था 2016 में। ठीक है, अब ये क्यों अलाउ किया गया, देखो, जो बॉर्डर में जो लोग रहते हैं उनके कुछ इथनिक टाइज है, कुछ फैमिलियल टाइज है, कहाँ कहाँ से,
देखो जो इंडिया में जो बॉर्डर में रहते हैं और जो म्यांमार में के जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, अब हो सकता है उतनी उनकी जो इथनिसिटी है वह सेम हो, तो वो लोग अपना कांटेक्ट बना के रखे, इसलिए उनको अलाउ किया गया है कि वह जो है 16 किलोमीटर तक आना जाना कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, नागालैंड और मिजोरम ने इस मूव को अपोज किया है, ये जो होने जा रहा है। तो नागालैंड और मिजोरम का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे इथनिक पीपल वहां पे रहते हैं, जबकि मणिपुर जो है उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। मणिपुर का कहना है कि नहीं ऐसा होना चाहिए, क्यों? क्योंकि अभी जो मणिपुर में जो क्लैश हुए थे, काफी ज्यादा जो जो लोग मारे गए थे, तो जो आपको बहुत पता भी होगा काफी लोगों को कि क्या हुआ था, कुकी चिन जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह था। ठीक है, ठीक है, माइतीस पीपल, आई होप कुछ लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता होगा। तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, अब उसके चलते हुए मणिपुर ने बोला था कि ये जो फ्री मूवमेंट रिजिम है वह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यह सारी चीजें थी। अब मैं स्टिल आपको थोड़ा बहुत मैं आपको एक डायग्राम में दिखा देता हूँ कि बेसिकली क्या है। आप एक सेकंड होल्ड कीजिए। अब आप रुको, एक मिनट है, 1 सेकंड आप होल्ड। ये देखो, आप जैसे आप मैप में अभी आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए क्या है ये मैप में। अब बेसिकली ये है मैप जिसमें हम बता रहे हो इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर में। अब देखो आप, जैसे कि क्या होता है कई बार यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में जब आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये पूछे जाते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। तो देखो, यहाँ पे ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश जो कि म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर उसके नीचे है नागालैंड, फिर है मणिपुर, और फिर है मिजोरम। तो ये जो चार स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, यह बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार के साथ। तो आपको यह पता होना चाहिए। तो अभी जैसे कि मैंने बताया था, मैं जो मणिपुर है वह फेवर कर रहा है, पर मिजोरम और नागालैंड ने अपोज किया है। जो अभी ये जो है ना, जो फ्री मूवमेंट एग्रीमेंट का जो है उसको टर्मिनेट करने की जो बात हो रही थी, तो उससे रिलेटेड ये चीज है। तो आई होप ये आपको अब मैप के थ्रू भी समझ में आ गया, ये हमारा इंडिया है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है, और ये जो चार स्टेट है वह ये म्यांमार के साथ क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पे मूव करते हैं। देखो, अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, ये देखिए क्या बोलता है, द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज अंडर स्ट्रेन। बेसिकली ये क्या बात कर रहा है, न्यूक्लियर, बेसिकली ये देखो क्या हो रहा है, रिसेंट में काफी ज्यादा खतरा बढ़ गया है न्यूक्लियर अटैक का। क्यों? क्योंकि देखो, इसराइल और इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, पैलेस्टीनियन वाले जो रीजन में, जो गाजा वाला रीजन है, आई होप आपको पता होगा। तो वहां पे इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसके अलावा क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, इससे काफी ज्यादा डर बना हुआ है। तो ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली इस आर्टिकल में ऑथर इसी चीज के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है, जो एक ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर, यह कब एक्स्टेब्लिश होता है, इसको देखो क्या होता है, जब कोल्ड वॉर चलता है। कोल्ड वॉर किस किस के बीच में चल रहा था, देखो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर चला लगभग 1990s 1991 तक। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तब जाके ये कोल्ड वॉर खत्म होता है। तो जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है, ठीक है, बेसिकली ये कब क्रिएट हो गया हुआ था, कोल्ड वॉर के दौरान। और कोल्ड वॉर किस किस के बीच में था, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। और बेसिकली क्या था, देखो जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए थे 1962 में, तब क्या था, ये जो दो स्टेट्स है जैसे यूएसए यूएसएसआर, ऐसा होने वाला था कि हो सकता है कि अभी सीधा न्यूक्लियर वॉर आ जाए। इतना बड़ा ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का इशू हो गया था। मैंने क्यूबन मिसाइल क्लासेस क्राइसिस से रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा डिटेल में, कि जिसमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था। बेसिकली आप ये पकड़ लो कि क्यूबा अगर आप मैप में लोकेट करते हो तो यूएसए के पास में ही है। ठीक है, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हो गए थे। बेसिकली क्या हुआ था, जो यूएस की गवर्नमेंट थी वह, जो क्यूबा की जो गवर्नमेंट को टॉपल करने का प्रयास कर रही थी। ठीक है, टॉपल यानी उसको गिराने का प्रयास कर रही थी, वहां की जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या फिर रशिया से मदद मांगी, और रशिया के जो मिसाइल्स थे वो क्यूबन क्यूबन नेशन में क्या हुए थे, एक्स्टेब्लिश किए गए थे। ठीक है, तो और ये हो गया था कि एक पॉइंट पे कि कहीं ना कहीं यूएस और यूएसएसआर के बीच में न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की वजह से। इतनी ज्यादा यानी इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो चुकी थी, बट स्टिल जो है वो सिचुएशन थोड़ी एवर्ट हो पाई, थोड़ी नॉर्मल हो पाई। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है देखो,
ऐसे सिचुएशन पे फ्यूचर में ना हो, इसलिए क्या होता है, एक हॉटलाइन एस्टेब्लिश की जाती है। हॉटलाइन बेसिकली आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन लाइन, यानी एक, आप ये मान लो कि एक एक आपने क्या किया है, एक टेलीफोन लाइन एस्टेब्लिश कर ली है जिसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, तो ऐसी एक हॉटलाइन को एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, ताकि अगर इस तरीके के क्राइसिस फ्यूचर में कहीं ना हो जाए करके। ठीक है, अब ये जो प्रोलिफरेशन है, ठीक है, अब द प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता हो रहा है, देखो जब कोल्ड वॉर चल रही है, दोनों यूएस और यूएसएसआर क्या कर रहे हैं, अपने बम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट किए जा रहे हैं। अब इसका कंट्रोल होने के लिए क्या, अब ऐसा डिसाइड किया गया है कि हम नेगोशिएशन करेंगे, मल्टीपल यानी मल्टीलैटरल नेगोशिएशन करेंगे एक हाई लेवल्स पे। ठीक है, एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। और इस पे क्या होता है, 1965 में जिनोवा में नेगोशिएशन स्टार्ट होते हैं। ये कि नेगोशिएशन क्यों स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हमें न्यूक्लियर वेपन को क्या करना था, कर्ब करना था, उसका प्रोलिफरेशन को रोकना था। अब देखो क्या होता है, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, बेसिकली क्या होता है, देखो 1965 में नेगोशिएशन होते हैं और 1968 तक आते आते क्या होता है, इसमें बेसिकली इसका रेटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, सिग्नेचर स्टार्ट हो जाते हैं, यानी लोग इसको ज्वाइन करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आज की तारीख में अगर हम देखें तो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसके बेसिकली 191 सिग्नेचरीज है। ठीक है, इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को 191 कंट्रीज क्या करते हैं, मानते हैं। ठीक है, अब इंडिया ने इस नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, 1974 में इंडिया एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करती है, बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म करती है इंडिया 1974 में। ठीक है, और इसके चलते क्या होता है, जो 7 कंट्रीज है, जिसको हम लंदन क्लब भी बोलते हैं, कौन कौन से कंट्रीज, यूएसए, यूएसएसआर, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान और वेस्ट जर्मनी, ये जो 7 कंट्रीज है, वह साथ में आते हैं। और वह बेसिकली यह डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे हम। देखो, यह सारे लोग एक साथ आते हैं और यह बोलते हैं कि देखो, जो हमारा एक्सपोर्ट है न्यूक्लियर मटेरियल का, उस पे हम कंट्रोल लगाएंगे, ताकि जो न्यूक्लियर की जो टेक्नोलॉजी, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पे हम थोड़ा कंट्रोल लगाएंगे, न्यूक्लियर मटेरियल के एक्सपोर्ट पे हम कंट्रोल लगाएंगे। क्यों, ताकि उसका जो न्यूक्लियर वेपन में इस्तेमाल ना हो पाए। ठीक है, और यही लंदन क्लब आगे जाके क्या बनता है, यही बनता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जिसके आज 48 कंट्रीज मेंबर है। ठीक है, और यह बेसिकली क्या है, इसमें कॉमन गाइडलाइंस है किस चीज के लिए, एक्सपोर्टिंग द न्यूक्लियर एंड अदर ड्यूअल यूज मटेरियल इक्विपमेंट्स एंड द टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब क्या है, देखो न्यूक्लियर मटेरियल से आप क्या कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कर सकते हो, और अगर आप ज्यादा एनरिचमेंट करते हो यूरेनियम वगैरह का, तो वो बम भी बन सकता है। तो यह क्या होता है, डुअल यूज मटेरियल हो गया। तो इसका जो जो सप्लाई है उसको रेगुलेट करने के लिए यह न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप बना था। ठीक है, तो इंडिया जो है इसका शायद, हाँ, इसका मेंबर नहीं है। ओके, अब इसके अलावा क्या था, देखो 1971 में इंडिया सोवियत यूनियन की एक फ्रेंडशिप ट्रीटी होती है। ठीक है, जिसके वजह से जो जो इंडिया बांग्लादेश का जो जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था, उसमें रशिया ने इंडिया को काफी सपोर्ट भी किया था। बट स्टिल यूएसएसआर जो है वह ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को बनाए रखना चाहता है। ठीक है, वह नहीं चाहता कि जस्ट बिकॉज वो किसी कंट्री का फ्रेंड है, वह ये न्यूक्लियर ऑर्डर को डिस्टेबलाइज कर दे। ठीक है, अब जो नॉन प्रोलिफरेशन है, यह काफी हद तक सक्सेसफुल रहा। ठीक है, और क्या होता है, 1970s तक आते आते, देखो 1970s में क्या था, 5 ऐसे देश थे जो न्यूक्लियर पावर, आप ऐसे मेजर पावर देख सकते हो कौन थे, जैसे कि यूएस हो गया, यूएसएसआर हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, चाइना। और उसके बाद कौन कौन से और कंट्रीज ऐड हुए, जैसे इंडिया, इसराइल, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, जिन्होंने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को अपना लिया। ठीक है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप कर दी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, वो कहीं न कहीं अपने मकसद में सक्सेसफुल रही है इतने सालों के बाद भी। ठीक है? और कोल्ड वॉर के बाद भी ये जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, बेसिकली यह एक क्या, यह देखो क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म होता है।
और नॉन प्रोलिफरेशन जो था, यानी न्यूक्लियर टेस्ट का आप ज्यादा कंडक्ट मत करो, न्यूक्लियर कोई कोई जो स्टेट है न्यूक्लियर वेपन स्टेट ना बन जाए, तो इसलिए नॉन प्रोलिफरेशन यह एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट ग्रुप का। ठीक है, किन किन का? अब देखो, इसके लिए मैं आप एक एग्जांपल भी, यूएसएसआर के पास बेसिकली क्या थे, न्यूक्लियर वेपन्स थे। अब यूएसएसआर में क्या क्या आता था, बेलारस भी आता था, यूक्रेन और कजाकिस्तान आता था 1990s के पहले। पर क्या होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, और बेलारस, यूके, कजाकिस्तान जैसे जो जो नेशन है, वह अलग से निकल के आते हैं यूएसआर से। इसलिए रशिया अलग हो जाता है, यूक्रेन, यूक्रेन, बेलारस, कजाकिस्तान ऐसे नेशंस जो है वह अलग से निकल के आते हैं। ठीक है। और सोवियत यूनियन के क्या था, पहले जो जो यूएसएसआर के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, वह इन सारी कंट्रीज में थे। पर यह भी स्टेट्स, यह जो कंट्रीज है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ना बन जाए, इसलिए रशिया ने क्या किए, अपने जो न्यूक्लियर वेपन थे वह बेलारस, यूक्रेन और कजाकिस्तान से वापस ले लिए थे। ठीक है, उनको डी न्यूक्लियराइज किया गया था। ठीक है। अब 1995 तक आते आते तक क्या हो जाता है, देखो। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, आप जैसे कि देख भी पा रहे होंगे, 1995 में क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन जो ये जो ट्रीटी है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको बेसिकली क्या होता है, 25 साल हो जाते हैं। ठीक है। पर और उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जाता है परपेचुएटी में, यानी अब क्या है, पहले एक लिमिटेड पीरियड के लिए था, पर उसको फिर अब इनफाइनाइट, यानी आप लंबे समय तक आप इसको खींच लेते हो। ठीक है। और क्या होता है, आर्म्स कंट्रोल जो है, ठीक है, अब क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और यूएसआर काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जा रहा था। अब जैसे 1962 में आप देखें तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स लगभग 28,000 थे, जो कि 1980s तक आते आते 65,000 हो गए थे। आप देख सकते हो कितनी न्यूक्लियर वेपन की रेस लगी पड़ी थी। ठीक है। और बेसिकली ये दो कंट्रीज के बीच में थी, यूएसए और यूएसएसआर। पर क्या होता है, 1980s के बाद यूएसए और यूएसएसआर क्या करता है, नेगोशिएशन करता है, और अपनी ये जो आर्सनल है, जो अपने पास ये जो बॉम्ब की जो संख्या है, उसको लिमिट करके 12,000 कर देता है, और ऐसा एक डील पे आता है। ठीक है। अब उन्होंने देखो क्या होता है, अब ये जो दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, वह बेसिकली क्या करना चाहती है, एक स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाहती है। उनको पता है कि अगर किसी दोनों कंट्रीज में से अगर किसी ने भी न्यूक्लियर वेपन अगर लॉन्च करता है, तो दूसरा कंट्री भी उस पर अटैक करेगा। तो यानी सीधी बात है कि कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन का काम क्या हो रहा है यहाँ पे, डेटरेंस, यानी डराने के काम आ रहा है, कि अगर आप हम पे अटैक करोगे तो हम भी आप पे अटैक करेंगे, और दोनों कंट्रीज ये जानते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके वजह से क्या है, आज भी थोड़ा एक स्टेबिलिटी मेंटेन्ड है, नहीं तो कब का न्यूक्लियर वॉर हो जाता। ठीक है। तो कहीं न कहीं न्यूक्लियर वेपन जो होता है, एज़ अ डेटरेंस का काम आता है, और इसलिए जो इंडिया की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना या पाकिस्तान को भी पता है कि इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। आप उसको हल्के में लेके उस पे अटैक नहीं कर सकते हो। और इंडिया की क्या पॉलिसी है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, पर अगर हम पे कोई अटैक करता है, तो हम भी फिर उस पे अटैक कर देंगे। ठीक है? न्यूक्लियर वेपन से। अब क्या हो रहा है, देखो, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अब धीरे धीरे चेंज होते गई समय के साथ साथ। चाइना ने क्या किया, देखो, चाइना ने नॉर्थ कोरिया को मदद की, पाकिस्तान को मदद की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए। इवन क्या होता है, जो जो इसराइल जब अपना 1960 70s में जब अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बड़ा को डेवलप करता है, तो अब यूएसए कोई इंटरफेयर नहीं करता, इवन यूएसए सपोर्ट करता है इस चीज को। तो कहीं ना कहीं आप ये सुपर पावर भी देख सकते हो, कहीं ना कहीं इन्होंने ही प्रोलिफरेशन में मदद की है, जिसकी वजह से आज क्या हो रहा है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हमें देखते मिलता है। पहले क्या था, बायपोलर था। कोल्ड वॉर के वक्त बायपोलर वर्ल्ड था, यानी क्या था, जो यूएस को सपोर्ट कर रहे थे वो यूएस के ब्लॉक में थे, और जो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे वो यूएसएसआर के ब्लॉक में थे। तो ऐसा बायपोलर था। पर आज का मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी बहुत सारे मेजर पावर आ रहे हैं, जैसे कि यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यूके, फ्रांस, ऐसे मेजर पावर आ चुके हैं। तो इसलिए अब वर्ल्ड जो है बायपोलर नहीं है, मल्टीपोलर है। ठीक है। अब अब दोनों कंट्रीज जो है, जैसे कि यूएसए एंड रशिया, उनके पास क्या है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। अब कहीं ये अटैक वटैक ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह भी किए थे। पर देखो क्या होता है, 2002 में यूएस जो है वह एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से विड्रॉ कर लेता है। अब बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली क्या होते हैं, देखो उसका एक रेंज, देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ होता है ना, बेसिकली देखो क्रूज मिसाइल जो होती है ना, यूजुअली ऐसा स्ट्रेट
पाथ फॉलो करती है, पर जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है ना, ऐसा वो डोम शेप यानी ऊपर जाके फिर ऐसा नीचे आएगी। आप अगर कर्सर को देख पा रहे हो, ऐसा वो ऊपर जा रहा है फिर ऐसा नीचे आ रहा है। तो कैसे होता है, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्ग रेंज की होती है। तो अब क्या होता है, 2002 में यूएसए विड्रॉ करता है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है 2019 में, देखो 2019 में क्या होता है, एक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से भी क्या होता है, वह यूएसए विड्रॉ करता है। क्यों? क्योंकि वह बोलता है कि रशिया इस ट्रीटी को वॉयलेट कर रहा है। कौन सी? इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। और अब जो है यूएसए और रशिया के बीच में सिर्फ एक ही ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन को अभी कहीं ना कहीं कंट्रोल में रखी है, वह है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, जो कि 2026 में लॉन्च होगी। ठीक है। तो देखो अब कैसे आप अब ये देखो एक एग्रीमेंट देखो, न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इमीडिएट रेंज, ठीक है, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। इसके अलावा ये क्या है, देखो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, मिसाइल कैसे काम करते हैं। तो ये सारे चीजों को लेकर मैं डेडिकेटेड वीडियोस आपको बनाऊंगा, क्योंकि कैसा करंट अफेयर में एक एक टॉपिक को लेके इतने सारे सब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको हर एक टॉपिक पे मैं अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको मैं बताऊंगा। बट इस आर्टिकल में जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं आपको सारी बता रहा हूँ। देखो क्या हो रहा है, न्यू स्टार्ट टेरिटरी जो 2026 तक है, ठीक है। अब ये इकलौता एग्रीमेंट अभी बचा है यूएसए और रशिया के बीच में, ठीक है। अब देखो रशिया ने क्या किया था, डी रेटिफाई किया कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को। क्यों? क्योंकि वो रशिया के लेवल पे आना चाहता है। क्यों? देखो क्या होता है, अब कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी क्या है, आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। रशिया ने इस ट्रीटी को डी रेटिफाई कर लिया, ठीक है। और यह बोला कि जब यूएसए नहीं मान रहा है, यूएसए टेस्ट कर रहा है, तो हम क्यों पीछे हटे, और हम भी अब न्यूक्लियर टेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, यूएसए ने इजराइल को कहीं ना कहीं मदद किया था न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ठीक है। चाइना ने पाकिस्तान को हेल्प किया था, नॉर्थ कोरिया को हेल्प किया था। अब रिसेंटली जो होता है ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस डील, बेसिकली है क्या, एक न्यूक्लियर सबमरीन से रिलेटेड डील है। इसमें यह एग्री किया जाता है कि यूके यूएस जो है वह न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड करेंगे ऑस्ट्रेलिया को। क्यों प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि देखो जो इंडियन ओशन वाला जो रीजन है, उसमें अब चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो उसको काउंटर करने के लिए या न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। इसके अलावा जब एक रिसेंट ओपिनियन पोल हुआ था, उसमें यह बोला गया था कि लगभग 70% जो लोग हैं वह सपोर्ट करते हैं कि एक नेशनल न्यूक्लियर डिटरेंट होना चाहिए, ठीक है। और 40% यह लोग 40% लोग यह बोलते हैं कि यूएस एक न्यूक्लियर वेपन होना चाहिए अपने, यानी यूएस के टेरिटरी में न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। तो यानी जो सर्वे किया गया था उसमें भी कहीं न कहीं आप देख सकते हो कि काफ़ी लोग न्यूक्लियर वेपन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल एज़ अ डेटरेंस होना चाहिए, इसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो आज की तारीख में क्या होता है, जापान, साउथ कोरिया जैसे भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? यह काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है। पर कहीं न कहीं वो अब तक न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बनाए नहीं, पर हो सकता है कि फ्यूचर में ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, जो सिचुएशन पैदा हो रही है अभी जो ईस्ट चाइना सी में, ठीक है? तो हो सकता है कि कहीं न कहीं वो भी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाए, और हो सकता है कि एक न्यूक्लियर रेस लग जाए। तो इसलिए कहीं न कहीं जो ये जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है, थ्रेट में है, और उसको हैंडल करना प्रॉपरली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब अब देखो, अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, बेसिकली यह बात करता है, देखो अब इसमें क्या बोला है, इश्यूज विद आधार सीडिंग आर अ हेडेक फॉर एमजी नरेगा बेनिफिशरीज। इसमें क्या हो रहा है, देखो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आपको पता होगा आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका आधार लिंक होता है, जैसे कि आपका सपोज जॉब कार्ड है, उस जॉब कार्ड के अंदर आपने एमजी नरेगा के वर्क वर्क के लिए अप्लाई किया। एमजी नरेगा आई होप सबको पता होगा। एमजी नरेगा क्या है, एमजी नरेगा में जो रूरल एरिया है, उसमें आपको जो जो हाउस होल्ड होता है, हर एक हाउस होल्ड, उसके जो एडल्ट मेंबर होते हैं, उनको 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जो कि एक अनस्किल्ड वर्क होता है एमजी नरेगा स्कीम में, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपके पास एमजी नरेगा का फॉर एग्जांपल आपके पास जॉब कार्ड है, तो अगर आप उसको आधार से लिंक करोगे तो क्या होगा, फिर गवर्नमेंट उसको आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम कर सकती है। यानी आपके जॉब कार्ड आपका आधार डिटेल से लिंक हो चुका है, तो आप डायरेक्ट आपकी इस डिटेल के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे गवर्नमेंट सेंड कर देगी,
ठीक है। पर इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, इस आर्टिकल में बोला गया है कि इसके कुछ इश्यूज है। सबसे बड़ा इशू क्या है कि ठीक है देखो, अब रिसेंटली में क्या हुआ था, लगभग 7.6 करोड़ वर्कर के जो नेम थे वह डिलीट किए गए थे। क्यों? क्योंकि देखो, जो आधार कार्ड के जो डिटेल है, कई बार उसमें क्या होता है, जो आपका नाम वगैरह हो गया और जो आपका जॉब कार्ड है उसमें जो नाम वगैरह होता है, ठीक है, या जो कुछ स्पेलिंग वगैरह है उसमें मिसमैच हो जाता है। तो क्या होता है, बेनिफिशियरीज को हटा दिया जाता है। इसलिए जो आपका जो नाम है वह एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, डिटेल्स मैच करना चाहिए। अगर डिटेल्स मैच नहीं करती है तो आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। तो लिबटेक नाम की जो एक एक संस्था है, उसने जो एक डाटा एनालाइज किया था, उसका यह कहना है कि 7.5 करोड़ के आसपास जो वर्कर है उनका जो डाटा है पिछले लगभग 2 सालों में डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट कर दिया गया था? क्योंकि उनके जॉब कार्ड और आधार के बीच में डिस्क्रिपेंसीज थी, यानी थोड़ा नाम या स्पेलिंग का मिसमैच था। तो इसलिए क्या हुआ, उनके नाम उससे हटा दिए गए। अगर आप नाम हटा दोगे तो उनको फिर कैसे आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम के थ्रू बेनिफिट मिलेगा, कैसे उनके अकाउंट में पैसे आएंगे? तो बेसिकली ऑथर का इस आर्टिकल में यही कहना है कि आप आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम तो लेके आ रहे हो, पर हर टेक्नोलॉजी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो अब नेक्स्ट आर्टिकल पे हम मूव करते हैं। तो अब जो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है, देखो इसमें क्या बात करता है। अब इसमें देखो ऑथर क्या बोल रहे हैं, एंड इंडियन आउटपुट एंड सॉरी एंड इंडिया आउट प्लान दैट कुड इम्पैक्ट द मालदीव्स। देखो अब बेसिकली हुआ क्या है, अब रिसेंट डिसीजन में ये हुआ कि जो मालदीव्स है, मालदीव जो है, अब मालदीव ने क्या किया है, अपने एक एग्रीमेंट को रिवोक किया है इंडिया के साथ। क्यों? हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड, कहाँ पे? मालदीव्स में। अब हाइड्रोग्राफिक सर्वे से रिलेटेड जो मालदीव ने क्या किया था, एक एग्रीमेंट किया था इंडिया से। कब किया था? 2019 में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां पे विजिट किए थे। तो उस एग्रीमेंट को अब मालदीव ने रिवोक कर लिया है, वापस ले लिया है। ठीक है। अब देखो, न्यू दिल्ली को बेसिकली क्या होता है, देखो, जब से मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, तो वह क्या कर रहे हैं, दिल्ली से थोड़ा दूर जा रहा है। ठीक है, उन्होंने अभी क्या किए थे, उन्होंने अभी इंडिया को बोला भी था कि जो आपकी जो मिलिट्री प्रेजेंट है मालदीव्स पे, जो आपके मिलिट्री प्रेजेंस है हमारे मालदीव्स पे, उसको आप हटाओ। ऐसा मालदीव्स ने अभी रिसेंटली बोला भी था। ठीक है, और वह नहीं चाहता कि क्या है, इंडिया का मालदीव्स के साथ मिलिट्री लेवल पे एंगेजमेंट हो। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, देखो, एक जो है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, बेसिकली क्या है, अब देखो मैं इन सारी चीजों को पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, उसके बाद मैं ये आर्टिकल आपको समझाता हूँ, नहीं तो आपको कैसे थोड़ा बहुत सारे कंसेप्ट ही आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये देखो, आप ये मैप देख पा रहे हो, यह है इंडिया, यह है मालदीव्स, उसका कैपिटल है माले। ठीक है, आप देख पा रहे हो, यह है मालदीव्स, यह इंडिया, यह है श्रीलंका। ठीक है, अब आप ये देखिए। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म ये देखो, अब यहाँ पे आप मैं जैसे कि दिखा रहा हूँ आपको, यह है कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, अब इस जो जो देखो, कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल में बेसिकली कौन कौन लोग हैं। ये जो कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशियस, ये 4 मेंबर्स हैं। इसके अलावा ऑब्जर्व्स कौन कौन है, बांग्लादेश और सेचेलिस, ये कौन है, इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज है। ठीक है, अब बेसिकली ये क्या है, यह एक रीजनल सिक्योरिटी की ग्रुपिंग है जो 2011 में बनी थी। और यह क्या है, यह एक ट्रायलैटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। किन किन के बीच में, देखो, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स ने 2011 में एक ट्रायलैटरल इंडियन ओशन मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था, जिसका नाम था कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, तो अब क्या होता है, इस आर्टिकल में इसके बारे में जो बताया गया है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके मेंबर कौन कौन है, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, और इसका ऑब्जर्वर कौन है, बांग्लादेश और सेचेल्स। और इसका एम क्या है, बेसिकली कॉपरेट करना, कहाँ पे, मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड रिलेटेड कॉपरेशन को बढ़ाना, इसका एक मेन एम है। और इसका और क्या काम है, देखो, जब कोस्टल एरिया में क्या क्या होता है, कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, नार्को ट्रैफिकिंग हो सकती है, पायरेसी के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, टेररिज्म हो सकता है कि टेररिस्ट आपके कंट्री में आ जाए, या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी हो सकती है। अब उसको काउंटर करने के लिए इस कोलंबो सिक्योरिटी काउंसिल वाले ग्रुप को बनाया गया था।
ठीक है, तो इसका यह सिग्निफिकेंस था। अब हम चलते हैं वापस अपने आर्टिकल पे। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे इस आर्टिकल पे, ये देखिए। अब इसमें क्या बताया गया है कि ये जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, इससे मालदीव्स क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। वह नहीं चाहता है कि इंडिया माल हाइड्रोग्राफिक सर्वे करे, बेसिकली मालदीव के रीजन में। ठीक है, मालदीव जो कंट्री है, वह नहीं चाहती कि इंडिया का वहां पे मिलिट्री प्रेजेंस रहे, वहां पे इंडिया हाइड्रोग्राफिक सर्वे करे। ठीक है, और बेसिकली कौन, देखो जो मोहम्मद मुजू है, बेसिकली ये मालदीव के जो प्रेसिडेंट अभी 2023 में जो नवंबर में इलेक्ट होके आए थे, बेसिकली क्या है, देखो वो थोड़ा प्रो चाइना है। ठीक है, और वह इंडिया के प्रेजेंस को कम से कम करना चाहते हैं। वह न्यू दिल्ली से, हमारे इंडिया से डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि ये जो हाइड्रोग्राफिक पैक्ट है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम टर्मिनेट करेंगे। ठीक है, और ये हम क्यों करना चाहते हैं, बेसिकली हम अपनी ऑटोनॉमी को असर्ट करना चाहते हैं, हम अपनी एजेंसी को असर्ट करना चाहते हैं। देखो, एजेंसी का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। मालदीव चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे और इंडिया उसके डिसीजन में इंटरफेयर ना करे। ठीक है, इसलिए मालदीव चाहता है कि उसकी सॉवरेनिटी मेंटेन रहे, उसकी ऑटोनॉमी मेंटेन रहे, इंडिया का इन्फ्लुएंस मालदीव पे कम से कम हो जाए। ठीक है, अब इंडिया जो है बेसिकली अपनी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है। ठीक है, और अब आपको लग रहा होगा कि हाइड्रोग्राफिक सर्वे बेसिकली क्या होता है। देखो, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का दो दो काम हो सकता है। देखो, पहला होता है सिविलियन और दूसरा होता है मिलिट्री पर्पस। अब सिविलियन पर्पस में क्या हो सकता है, देखो, आप यह देखोगे हाइड्रोग्राफिक सर्वे में कि नेविगेशनल सेफ्टी रहे। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो शिप का मूवमेंट होता है, वह सेफली होना चाहिए। तो नेविगेशन सेफ्टी हम देखते हैं इस हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। इसके अलावा हम क्या देखते हैं, मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च, यह सारी चीजें भी क्या होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे में। अब मैरीटाइम साइंटिफिक रिसर्च यानी क्या, जैसे कि हम कोरल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, बायोडायवर्सिटी, जो मरीन बायोडायवर्सिटी है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हाइड्रोग्राफिक ग्राफिक सर्वे में बेसिकली यह सारा डाटा जो होता है, मरीन साइंटिफिक डाटा, यह कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा जो जो इन्वायरमेंट है, उसकी मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे उसका मिलिट्री पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि क्या, सर्विलियंस का काम करना है कोस्टल एरिया में, इसके लिए भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अब चाइना क्या है, अपना प्रेजेंट इंडियन ओशन रीजन में काफी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मालदीव्स भी अब धीरे धीरे चाइना के इन्फ्लुएंस में जा रहा है। ठीक है, अब चाइना अब क्या कर रहा है, कई बार आप देख सकते हो, अभी पीछे कुछ समय पहले न्यूज में भी था, चाइना जो है वह ओशनोग्राफिक सर्वे काफी ज्यादा कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में। उसकी एक शिपिंग क्लास है जिसका नाम है शी यान क्लास ऑफ ओशनोग्राफिक सर्वे वेसल्स, और यह क्या करते हैं, ओशनोग्राफिक सर्वे करते हैं। इसके अलावा एक इंटेलिजेंस सर्विलियंस रिजोनेंस शिप है, रिकॉन्सनेंस शिप। बेसिकली यह क्या है, एक युआन वांग सीरीज की शिप्स है। यह क्या करती है, इंटेलिजेंस डाटा को कलेक्ट करती है। तो यह जो चाइना का जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, तो इसमें भी कहीं ना कहीं मिलिट्री कैपेबिलिटीज आप देख पा रहे हो, जिसमें वो इंटेलिजेंस डाटा को कलेक्ट करती है। कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। और स्पेशली जो चाइना है, अपना वो नेवल प्रेजेंस इंडियन ओशन में काफी ज्यादा बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, और आप देख भी पा रहे हो कि जो चाइना की जो अथॉरिटीज है, उन्होंने श्रीलंका और मालदीव्स को कई बार अप्रोच भी किया था कि उनके जो मैरिटाइम, जो उनके जो शिप्स है, वह डॉक कर पाए मालदीव्स और श्रीलंका में। ठीक है, अब चाइना अपना यह सर्वे बढ़ा रहा है। इंडियन ओशन रीजन का जो ओशनोग्राफिक सर्वे है, जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे है, चाइना बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, देखो, चाइना जो है अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एनहांस करना चाहता है, टेस्ट करना चाहता है। इसका मतलब क्या है, अपनी न्यूक्लियंस, जो अपनी जो जो सबमरीन्स है, बेसिकली उनकी कैपेबिलिटीज को चाइना बढ़ाना चाहता है। ठीक है, इसलिए वह क्या कर रहा है, वह मैप कर रहा है ओशन के टेम्परेचर को। ठीक है, और स्टडी कर रहा है ओशन के फिनोमिना को, जैसे कि हमारे कुछ करंट्स हो गए, कुछ एडीज हो गए, ऐसे ऐसे फिनोमिनास जो है चाइना जो है वो स्टडी कर रहा है। क्यों, क्योंकि अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कैपेबिलिटीज को वह और भी बढ़ा पाए। इसके अलावा वह स्टडी कर रहा है मैरीटाइम इन्वायरमेंट को। ठीक है, और इससे क्या होगा, देखो, इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, और चाइनीज सबमरीन को और मदद मिलेगी। ठीक है, अब
अब देखो क्या हो रहा है, जो चाइना का जो ओशनोग्राफिक सर्वे है, जो बेसिकली जो साउथ एशियन स्टेट्स के में जो जो जिसके साथ वो कर रहा है, जैसे कि श्रीलंका हो गया या फिर मालदीव हो गया, वह कहीं ना कहीं इंडिया के जो ओशनोग्राफिक जो सर्वेस है, कहीं ना कहीं देखो उसको भी कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है, क्योंकि जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं जो इंडिया के जो, अब देखो मालदीव में अगर इंडिया के हाइड्रोग्राफिक शिप प्रेजेंट रहेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए यह एक सिक्योरिटी भी कंसर्न है, और कहीं ना कहीं उनके लिए यह कंसर्न है कि अगर इंडिया के जो हाइड्रोग्राफिक शिप्स है वह कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट कर सकते हैं, वह जान सकते हैं कि चाइना के ओशनोग्राफिक सर्वे बेसिकली क्या करने आए हैं इंडियन ओशन में। तो इसलिए कहीं ना कहीं चाइना चाहता है कि मालदीव से इंडिया का जो हाइड्रोग्राफिक शिप्स है वह हटाया जाए, और इसलिए कहीं ना कहीं आप मालदीव देख सकते हो कि इंडिया को बोल रहा है आप अपने हाइड्रोग्राफिक शिप्स को हटाओ। ठीक है। अब देखो क्या होता है, 2018 में चाइना क्या करती है, प्लान करती है एक ऑब्जर्वेटरी भी, कहाँ पे, मालदीव्स में। क्यों? क्योंकि वह ओशनोग्राफिक जो हाइड्रोग्राफिक स्टडी है वह कर पाए, और इसके अलावा क्या है, इसका जो मिलिट्री एप्लीकेशन है बेसिकली इस हाइड्रोग्राफिक शिप का, उसको भी बढ़ा पाए। ठीक है। अब मालदीव्स जो है बेसिकली उसके कुछ एप्रीहेंशन है, उसके कुछ डाउट्स है, किससे रिलेटेड, इंडिया के हाइड्रोग्राफिक एक्टिविटी से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम हो रहा है कहीं ना कहीं मालदीव्स को, यह लगता है। ठीक है, आप हाइड्रोग्राफिक सर्वे के नाम पे कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम कर रहे हो, ऐसा मालदीव्स का यह डर है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, जो लॉज है जो गवर्न करते हैं हाइड्रोग्राफी के, यह बेसिकली देखो क्या है, जो आपके हाइड्रोग्राफी से रिलेटेड जो लॉ है, यानी जो ओशन के स्टडी से रिलेटेड जो लॉ है, वह मिलिट्री सर्विस से के लॉ से ज्यादा अलग अलग नहीं है, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब इसका जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता सकता हूँ कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यूएन क्लॉज, बेसिकली यह क्या करता है, यह जो भी जो जैसे कि आपके इंटरनेशनल वाटर्स हो गए, जो ओशन हो गया, जो सी से रिलेटेड जो लॉज बनाता है वो कौन बनाता है, यूएन क्लॉज बनाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो बेसिकली ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, यह एक एक्सप्लिसिटली ऑथराइज नहीं करता है किसी भी स्टेट को कि वह रेगुलेट कर सके हाइड्रोग्राफिक सर्वे को या फिर मिलिट्री सर्वे को बियॉन्ड इट्स टेरिटोरियल सी। इसका मतलब क्या है, यानी इंटरनेशनल वाटर्स में कोई भी कंट्री हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मिलिट्री सर्वे कर सकती है, और यूएन क्लॉज उसको रेगुलेट नहीं करता। इन शॉर्ट इसका मतलब ये होता है। ठीक है। और जो भी एक लिटोरल स्टेट होता है, वह क्या है, वह सिर्फ रेगुलेट कर सकता है एक मैरीन साइंटिफिक रिसर्च और अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है। ठीक है, तो रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अब ये है जो मैं बोल रहा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, ये बेसिकली 1982 में बनता है। अब यह क्या है, यह एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। बेसिकली ये एक्स्टेब्लिश करता है एक लीगल फ्रेमवर्क, किसके लिए, मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज के लिए। और यूएन क्लॉज को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ द सी। अब देखो क्या होता है, जो मरीन एरिया होते हैं उसमें 5 जोन होते हैं। एक होता है इंटरनल वाटर, एक होता है टेरिटोरियल सी, एक होता है कंटीजियस जोन, एक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और एक होता है हाई सी। अब ये देखो आप डायग्राम, ये हो गया आपका इंटरनल, ये आपकी लैंड हो गई। अब यहाँ से आपका चालू हो गया ओशन। तो ये देखो ये इतना जो एरिया है ये इंटरनल वाटर, ये एक बेस लाइन है। अब बेस लाइन के बाद 12 नॉटिकल माइल तक, यह क्या है आपका, यह देखो, अब ये हो गया आपका टेरिटोरियल सी। अब मैं और 12 नॉटिकल माइल जब मैं आगे जाता हूँ लैंड से, इस बेस लाइन से जब मैं टोटल 24 नॉटिकल माइल जाता हूँ, तो ये होता है आपका कंटिन्यूअस जोन। ठीक है। और जब मैं और इससे बेस लाइन से दूर जाता हूँ 200 नॉटिकल माइल तक, तो ये होता है मेरा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला एरिया। ठीक है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले एरिया में जो जो लिटोरल स्टेट है, यानी जो कोस्टल स्टेट है, फॉर एग्जांपल इंडिया की जो अथॉरिटी है अपने ओशन पे, जो कोस्टल बॉर्डर वाला जो सी है, जो ओशन है उसके पानी में कहाँ तक इंडिया की अथॉरिटी चलेगी, वह है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले एरिया तक, जो कि 200 नॉटिकल माइल तक है। ठीक है। फिर 200 नॉटिकल माइल के जो आगे वाला जो एरिया होता है, वह होता है हाई सी वाला। ठीक है। और 12 नॉटिकल के माइल के बाद सीधा चालू हो जाता है इंटरनेशनल एयर स्पेस। ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको इसमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब हम वापस अपने आर्टिकल पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या बोल रहा है ऑथर। देखो इसमें अब इसमें ऑथर वही बोल रहा है जो मैंने आपको बताया कि जो यूएन क्लॉज है, यह बेसिकली कोस्टल स्टेट जो है उसको यह परमिशन नहीं देता कि वो रेगुलेट कर सके हाइड्रोग्राफिक सर्वे और मिलिट्री सर्वे को। आप इंटरनेशनल वाटर पे हाइड्रोग्राफिक और मिलिट्री सर्वे कर सकते हो। बस आप जो कंट्री का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो 200 नॉटिकल माइल, वहां पे आप नहीं कर सकते हो कोई भी मैरिटाइम साइंटिफिक रिसर्च को। ठीक है। अब बेसिकली हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्यों किए जाते हैं? सी वाटर को या जो जो ओशन सरफेस है उसको मैप करने के लिए, उसको आपको एक समझना है कि उस वहां पे क्या है, तो उसको मैपिंग के लिए आप ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे कर रहे हो। ठीक है। अब कहीं ना कहीं देखो एक डिस्क्रिपेंसी है, क्या है देखो, जो एम होता है हाइड्रोग्राफी का, इसका क्या काम है? डाटा कलेक्ट करना है। जैसे कि क्या हो गया, टोपोग्राफिक डाटा हो गया, जियोफिजिकल डाटा हो गया। पर इसके नाम पे आप और क्या कर रहे हो? आप मिलिट्री डाटा भी कलेक्ट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है। और यह सारी चीजें बेसिकली इस आर्टिकल में जो थी वह इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे क्या होता है, मालदीव्स का लोकेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सी क्या है। ठीक है। तो यह सारी चीजें मैंने आपको बताई। इवन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है वह मैंने आपको बताया। स्टिल मैं यूएन क्लॉज पे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पे मैं एक एक्सक्लूसिव आपके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको टोटल डिटेल से मैं बताऊंगा कि कैसा होता है। क्योंकि ये देखिए करंट अफेयर्स में अगर मैं एक एक टॉपिक पे ही मैं बताने लग गया तो शायद अपना करंट अफेयर का वीडियो 3-4 घंटे का चलेगा, जो शायद आप देखो ना। ठीक है। पर स्टिल मैं आपको हर एक टॉपिक के एक स्पेसिफिक वीडियो बना के दूंगा जिसमें आपको पूरे डाउट एक एक चीज के क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या बोलता है ये, राजभवन नीड्स रेडिकल रिफॉर्म। अब राजभवन क्या है? ठीक है। देखो प्रेसिडेंशियल हाउस आपको पता होगा, जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं अपना काम करते हैं। वैसे राजभवन, राजभवन यानी कौन? जहाँ पे गवर्नर रहते हैं अपना काम वाम करते हैं, तो वह होता है राजभवन। तो अब यह आर्टिकल क्यों लिखा गया है? देखो यह आर्टिकल बेसिकली क्या होता है, रिसेंटली केरला में एक यूनिवर्सिटी में, कैलिकट यूनिवर्सिटी में क्या होते हैं, जो गवर्नर होते हैं वह पुलिस को रिकमेंड इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो भी पोस्टर लगाए गए हैं गवर्नर के खिलाफ आप उनको हटाओ कैंपस से। ठीक है। और इन्होंने यह बोला कि जो एक स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की जो एक स्टूडेंट यूनियन है, वह एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो चीफ मिनिस्टर है वह इन सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट कर रहा है। ऐसा किसने बोला? केरला के गवर्नर ने। ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो गवर्नर होते हैं बेसिकली वह यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं, यह उनका एक रोल होता है। आई होप सबको ये सारी चीजें पता होंगी। ठीक है। अब कहीं ना कहीं ऑथर यह बोलते हैं कि जो गवर्नर का जो बिहेवियर है अपोजिशन वाले स्टेट में वह सही नहीं है। ठीक है। अब ऑथर का यह कहना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह क्या बोलता है कि गवर्नर के क्या रोल्स होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्या ड्यूटी होनी चाहिए। पर कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज से डील नहीं करता है कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन इंडिविजुअल, एज अ गवर्नर क्या होनी चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नर एक पब्लिक फंक्शनरी है। अब उसका इंडिविजुअल बिहेवियर कैसा होता है वह भी मैटर करता है। पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या उसके इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करता है? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल सिर्फ उसके पावर, फंक्शन और ड्यूटीज की बात करता है। ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यह भी एक गवर्नर में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो गवर्नर जो है एक पब्लिक फंक्शनरी है, उसका एक पब्लिक कंडक्ट होता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना बहुत जरूरी है। अब एक केस हुआ था जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि यह जरूरी है, यह देखो यह एक कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज किया था क्या, कि मॉरल वैल्यूज होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के। बेसिकली यानी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होनी चाहिए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोला भी था। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्लेस करती है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ड्यूटी को किस पे? एक पब्लिक फंक्शनरी पे।
जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को एक्वायर कर रहा है। ठीक है। और जो गवर्नर है केरला के, वह क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस कर एक्वायर कर रहे हैं, तो उनको अपने पब्लिक कंडक्ट को ध्यान में देना रखना चाहिए, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं आर्टिकल में। अब आर्टिकल 361 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वह क्या करता है, वह एक लिमिटेड कंडीशनल इम्यूनिटी देता है गवर्नर को। इसका मतलब क्या है, गवर्नर जो है जो भी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म करता है, तो उसके लिए वह आंसरेबल नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा क्या है, फॉर एग्जांपल देखो, गवर्नर अपना कोई भी ड्यूटी कर रहा है, कोई अपना पावर एक्सरसाइज कर रहा है, तो गवर्नर उसके लिए आंसरेबल नहीं होता है किसी भी कोर्ट में। पर इसके अलावा क्या है, आर्टिकल 361 यह आपको सिर्फ एक कंडीशनल इम्यूनिटी देता है। इसका मतलब आपको हर जगह इम्यूनिटी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर कुछ मिसबिहेवियर कर दे और उसके लिए वह रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर वह कुछ मिसबिहेवियर करता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है। जैसे कि एक केस हुआ था, देखो, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। अब इसमें क्या बोला था, गवर्नर अगर अब्यूज करता है अपना पावर को, कैसे, गवर्नर रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट। देखो क्या होता है रमेश, अब ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ था 2006 में, जो ये जो रमेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, अब इसमें क्या हुआ था, गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड किया था। ठीक है। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप अपने मन मर्जी से और एक कोई फॉल्स मोटिव से ऐसा प्रेसिडेंट रूल को रिकमेंड कर रहे हो, तो यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है। और जो कंडक्ट है गवर्नर का, वह जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है गवर्नर के डिसीजन का, अगर वो मैलिफाइड या बैड इंटेंशन से लिया गया है तो। ठीक है। अब क्या गवर्नर क्लेम कर सकता है इम्यूनिटी को किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के लिए? अब यह देखो, जो रामेश्वर प्रसाद केस था उसमें बेसिकली क्या था, प्रेसिडेंशियल रूल से रिलेटेड था। पर जो कंडक्ट होता है गवर्नर का, इससे रिलेटेड ज्यादा कोई डिस्कशन इस केस में नहीं हुए थे। बट स्टिल कोर्ट ने क्या बोला था कि गवर्नर ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा इम्पार्शियल होना चाहिए, जो सही तरीके से अपना जो अपना क्या है, अपना काम कर सके और अपनी पोस्ट की मर्यादा पालन कर सके। ठीक है। इसके अलावा जो कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वाला जो केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वह पब्लिक फंक्शनरीज जो होती है, उसको आप कर्टेल नहीं कर सकते हो अदर देन द वे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन एज परमिटेड अंडर द आर्टिकल 19 क्लॉज 2। इसका मतलब क्या है, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो भी पब्लिक फंक्शनरीज है जो हाई पोस्ट को एक्वायर कर रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट, अब उनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और आप उसको रोक नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के तहत आप कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाते हो पब्लिक फंक्शनरीज पे। ठीक है। अब ये केस, ये जो जितने भी केस है ना, आपको याद रखने हैं क्योंकि ये काम आते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा क्या होता है, देखो, सरकारी कमीशन आती है। सरकारी कमीशन 1988 में कुछ रिकमेंडेशन देती है। वह क्या बोलती है, देखो, गवर्नर जो है वह इम्पार्शियल नहीं है, ऐसा सरकारिया कमीशन का कहना था कि गवर्नर क्या है, बायस्ड है। वह एज अ पपेट ऑफ द स्टेट सेंटर एक्ट करते हैं क्योंकि सेंटर अपॉइंट करता है गवर्नर को। तो कहीं ना कहीं गवर्नर जो है वह बायस्ड नहीं है। ठीक है। और गवर्नर जो है कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर पोस्टिंग को देखता है, इसलिए कहीं ना कहीं जो स्टेट जो सेंटर बोलता है वह गवर्नर करता है। तो सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था कि गवर्नर आप ऐसे बंदे को बनाओ जो जिसका पॉलिटिक्स से कोई इमीडिएट ऐसा कनेक्शन ना हो उस स्टेट से, मतलब उस स्टेट की पॉलिटिक्स से उस गवर्नर का कोई इमीडिएट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा सरकारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। पर क्या ऐसा फॉलो हो रहा है? नहीं फॉलो हो रहा है। इवन ये बोला गया था कि गवर्नर दूसरे स्टेट का होना चाहिए। पर क्या ये सारी चीजें फॉलो हो रही है? नहीं हो रही है। इवन देखो, जस्टिस, अब क्या होता है, अब हम पुंची कमीशन बनती है। अब पुंची कमीशन ने क्या बोला था, पुंची कमीशन ने यह बोला था कि देखो, अपनी ड्यूटी ढंग से करने के लिए और इम्पार्शियल तरीके से करने के लिए बेसिकली क्या है, जो गवर्नर को आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, यानी उसको चांसलर वगैरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो। गवर्नर का काम क्या होता है, कोई भी बिल आया तो उसको उसको या तो एसेंट देता है
या तो विथहोल्ड करता है एसेंट, या तो रिटर्न करता है, या तो फिर क्या है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए वह क्या करता है, बिल प्रेसिडेंट को भेज देता है, यह सारी चीजें करता है। तो यह कुछ जो फंक्शन है गवर्नर ने सिर्फ उतना करना चाहिए, जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन है जैसे कि यूनिवर्सिटी का चांसलर, वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। ऐसे जस्टिस एम पुंशी कमीशन की रिपोर्ट में भी 2010 में बोला गया था। ठीक है। अब ये सारी चीजें थी इस आर्टिकल में। तो इसके अलावा भी देखो अब क्या है। अब आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यह बात क्या करता है, यह अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए। ऐसा बोला देखो, बेसिकली यह बोला जाता है कि अभी क्या है, सेंटर अपॉइंट कर रहा है गवर्नर को, पर आप जो है आर्टिकल 155 को अमेंड करो। इसमें एक प्रोविजन लेके आओ कि सेंटर जब अपॉइंट करेगा गवर्नर को, तो वह चीफ मिनिस्टर से भी कंसल्ट करेगा। ठीक है। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होने चाहिए एक सिलेक्शन पैनल में, जो कि गवर्नर को अपॉइंट करेंगे। तो यह सारी चीजें इस आर्टिकल में ऑथर के द्वारा बोली गई है। ओके। अब ये जो दूसरा आर्टिकल है, ये देखो इसमें क्या बोला गया है। वेस्ट एशियन नेशन शुड होल्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियंस इन जेल अब्रॉड। ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो वेस्ट एशियन नेशंस है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में इंडियन जो है वो जेल में है। अब देखो क्या होता है, रिसेंट में कतार की जो कोर्ट है बेसिकली वो कम्यूट करती है डेथ सेंटेंस ऑफ द 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल। क्या होता है, जो 8 नेवी के जवान थे उसको कतार ने पकड़ लिया था। उन्होंने बोला था कि आप जो है एस्पियोनेज कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, आप हिंदी में ऐसा बोलेंगे उसको, आप जासूसी कर रहे हो। ठीक है। तो कतार ने 8 इंडियन नेवी ऑफिसर को पकड़ा था कि आप जासूसी कर रहे हो, और उनको डेथ सेंटेंस दे दी थी। पर फिर बाद में इंडिया ने थोड़ा डिप्लोमेटिक प्रेशर दिया, तो फिर उनकी जो डेथ सेंटेंस है कम्यूट कर दिया गया। कम्यूट का मतलब डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल बदल दिया गया था। ठीक है। अब क्या होता है देखो, इंडियंस जो है वह काफी ज्यादा जो है दूसरी कंट्रीज में प्रिजनर है। ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो प्रिजनर्स है वह कौन है, बेसिकली वह तो फिशरमैन है। ठीक है। क्योंकि कई बार जब वो फिशिंग करते हैं तो इंटरनेशनल वाटर में चले जाते हैं, दूसरी कंट्रीज के वाटर्स में चले जाते हैं, और वहां की पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है। ठीक है। अब जैसे कि आप इस डाटा में देख सकते हो, क्या है, लगभग 2600 के आसपास इंडियन फिशरमैन जो है वो प्रिजनर्स है लगभग 10 कंट्रीज में। जैसे कि ईरान जो हो गया, वहां पे 27 प्रिजनर्स है। श्रीलंका में 501 है, यूएई में 5 है, बांग्लादेश में 309 है, बहरीन में 12 है, पाकिस्तान में 1060 है, कतार में 54 है, सऊदी अरेबिया में 564 है। और यह कितने हैं, लगभग 2020 से 2022 के समय इतने प्रिजनर्स कहाँ पे है, बेसिकली ये कौन है, इंडियन फिशरमैन, जिसको एज अ प्रिजनर बना दिया गया इन 10 कंट्रीज में। तो बेसिकली इस ये जो आप जैसे कि ये देखो, आप टेबल्स देख पा रहे हो, तो इन टेबल्स में बेसिकली यही बात हुई है कि कितने इंडियन प्रिजनर्स कहाँ कहाँ पे कैद है। ठीक है। अब देखो यार, अब जो लेटेस्ट डाटा है उसके हिसाब से 9,500 इंडियंस जो है वह प्रिजन में है 89 कंट्रीज में। ठीक है। और सबसे ज्यादा ज्यादा जो है वह वेस्ट एशियन जेल्स में है। सऊदी अरेबिया में लगभग आप 2,200 प्रिजनर्स देख पा रहे हो। जो इंडिया के जो सिटीजन है, लगभग सऊदी अरेबिया लगभग 2,200 प्रिजनर्स है, यूएई में 2,000 है, कतार में 752 है, बहरन में 310 है। ठीक है। नेपाल में 1200 इंडियन प्रिजनर्स है जो जेलों में क्या है, सड़ रहे हैं। और बेसिकली ये कौन है, मोस्टली फिशरमैन जैसे हो गए। ठीक है। अब यह इस देखो, ये जो चार्ट वन है, ये देखो ये जो चार्ट वन है इसमें ये वाला डाटा दिया गया है। यह चार्ट क्या बोलता है, कंट्रीज वेयर मोस्ट इंडियन प्रिजनर्स आर करेंटली इनकारकरेटेड। जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, नेपाल, आप देख सकते हो सऊदी अरेबिया 2200, यूएई में 2143। ठीक है। इतने प्रिजनर्स है। ठीक है। अब जो चार्ट टू है इसमें क्या बोलता है, जब इंटरनेशनल मैरीटाइम बॉर्डर्स को क्रॉस करते समय बेसिकली क्या होता है, तभी इन बेचारे जो फिशरमैन को पकड़ा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे इंडियंस जो जेलों में हैं, वह कोई तो मर्डर के चार्ज में है, कोई ड्रग रिलेटेड चार्ज में है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस के चार्ज में है, कोई स्मगलिंग या फिर कोई फ्रॉडरी या फ्रॉड के चार्ज में क्या है, जेल में बंद है। अब मोस्टली ये लोग कौन कौन से स्टेट से आते हैं देखो, पंजाब हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया, मणिपुर, यानी आप क्या देख पा रहे हो, ये जो बॉर्डर वाले स्टेट है
बेसिकली वहां से मैक्सिमम लोग जो है वह प्रिजनर्स में है। ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे, जैसे आप अंदाजा लगा लो, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, तो वहां के लोग कहाँ कहाँ के प्रिजनर हो सकते हैं। तो आप थोड़ा अंदाजा लगाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। जो तमिलनाडु के लोग हैं वह कहाँ पे प्रिजनर्स हो सकते हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया। जो आपके पंजाब वगैरह के साइड के हो गए या गुजरात साइड के हो गए, वह कहाँ पे प्रिजनर्स पाए जाएंगे, आपका वेस्ट एशिया हो गया या पाकिस्तान हो गया। तो कहीं न कहीं इस वजह से इंडियन जो है वो प्रिज़नर्स काफ़ी ज़्यादा दूसरी जेलों में पाए जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो चार्ट 4 है बेसिकली उसी की बात करता है। ठीक है, ये देखो, ये जो चार्ट चार्ट 4 में देखो अब स्टेट वाइज़ कौन-कौन से स्टेट के कितने ज़्यादा प्रिज़नर्स हैं अलग-अलग कंट्री में, जैसे कि ये पंजाब हो गया, गुजरात हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है? तो यह सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बेसिकली आपको ये डाटा याद रखना है। क्यों? क्योंकि डाटा आप जब मेंस के एग्ज़ाम में प्रोवाइड करते हो, आपका आंसर काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक बन जाता है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यह बेसिकली ओपेक के बारे में। अब ओपेक का यह कहना है कि वह जो है कंट्रीज जैसे कि इंडिया है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उससे क्या करेगी, वह इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगी ज्यादा से ज्यादा। क्यों? क्योंकि वह अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना चाहती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उससे ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना चाहती है। अब क्या होता है देखो, जो ओपेक के जो एक सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर अब्देल रहमान, उन्होंने क्या बोला है कि हम डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, शार्प इंक्रीज हुआ है क्रूड ऑयल के प्राइस में, जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज काफी ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो अब उन कंट्रीज की मदद करने के लिए क्या है, हम उन कंट्रीज से कहीं ना कहीं इंपोर्ट करेंगे। और इसके अलावा और क्या होगा, इसके अलावा डेवलपमेंट बैंक बनाए जाएंगे जो कि सस्ते दरों पे लोन देंगे, सॉफ्ट लोन देंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है, ताकि क्या हो सके, बायलैटरल ट्रेड जो है वह और इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो यह सारी चीजें बेसिकली बोली गई है। अब देखो, ऑयल क्राइसिस काफी ज्यादा बढ़ गया। ऑयल क्राइसिस क्यों बढ़े? एक तो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर अभी इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, तो ऑयल के प्राइस कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हो रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज पे हो रहा है। प्राइस जो है वह काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो ये जो ओपेक की कंट्रीज है उनका यह भी कहना है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है वह अपने प्रोडक्ट्स के, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हमको अपने ऑयल के प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो आप अगर डेवलप कंट्रीज जो है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, अगर आप अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस कम करोगे तो हम भी कहीं न कहीं अपने प्राइस जो है वह कम करेंगे, ऐसा इनके द्वारा बोला गया है। ठीक है? अब ओपेक क्या है मैं आपको थोड़ा बहुत वह भी बता देता हूँ। ठीक है? 1 सेकंड आप होल्ड करना। अ, ये देखिए। अब ओपेक क्या है, बेसिकली यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब इसमें ये देखिए, आप मैप में देख पा रहे हो कि ओपेक के कौन कौन कंट्रीज मेंबर है। आप देख पा रहे हो, ये हो गया वेनेजुएला, ये हो गया इक्वेडर, ये हो गया इक्विटोरियल गिनिया, ये हो गया नाइजीरिया, गैबन, गैबॉन, एंगोला, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अरेबिया, लीबिया, कुवैत, इराक, ईरान, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ये बेसिकली जो कंट्रीज है वह ओपेक के मेंबर है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यह बेसिकली क्या है, यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्रिएट किया गया था बगदाद कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1960 में। किसके द्वारा? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के द्वारा। और इसका एम क्या है? इसका एम बेसिकली यह है कि जो ऑयल सप्लाई है उसको मैनेज करना। क्यों? ताकि जो प्राइस है वह कंट्रोल हो सके वर्ल्ड मार्केट में, और ताकि जो प्राइस होते हैं जो ऑयल के, वो ज्यादा फ्लक्चुएट ना कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो ओपेक की जो मेंबरशिप है सिर्फ उन कंट्रीज के लिए ओपन है जो काफी ज्यादा ऑयल को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं। अब हाँ, तो इस आर्टिकल में बेसिकली यह आपको जानना था कि ओपेक क्या है और उन कंट्रीज के मेंबर कौन 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 है, और बेसिकली न्यूज़पेपर में क्या क्या आया है। ठीक है। अब इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वह आप ये दे सकते हो। देखो क्या बोला गया है, सीएए रूल्स में बी नोटिफाइड बिफोर लोकसभा इलेक्शन। ठीक है। अब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 में। ठीक है, तो उससे रिलेटेड बेसिकली यह रूल है। तो देखो इसमें अब हो क्या रहा है,
तो पहले आपको थोड़ा बहुत ये पता करना पड़ेगा कि यार सिटीजनशिप बेसिकली एक्ट है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो आप देख सकते हो, एक सेकेंड आप, ओके, आप एक मिनट आप होल्ड करो, मैं आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको एक देखिए क्या हो रहा है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था बेसिकली यह कब आया था, 2010 में, नहीं सॉरी 2019 में। अब इसका मेन पर्पस क्या था, देखो, अब ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था बेसिकली देखो जो सिक्स, देखो क्या होता है, हिंदूस, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज और क्रिश्चियन, यह क्या है, यह सिक्स रिलीजियस कम्युनिटीज है जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है। अब उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है। अब ये जो कम्युनिटीज है कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो ये, देखो ये जो छह रिलीजियस कम्युनिटीज है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से एंटर्ड हुए थे इंडिया में 31 दिसंबर 2014 के पहले, उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, बेसिकली आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये होता है, इसके बारे में जानना था। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या बोला गया है, देखो इस आर्टिकल में वही सारी चीजें बोली गई है। क्या बोला गया है, देखो कि जो लेजिस्लेशन है वह फैसिलिटेट करता है सिटीजनशिप टू द अनडॉक्यूमेंटेड पीपल हु एंटर्ड इलीगली विदाउट वीजा पासपोर्ट बिलोंगिंग टू द सिक्स नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज। कहाँ से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो छह अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज एंटर हुई थी तो उनको सिटीजनशिप देने की बात करता है। ठीक है, कौन कौन सी, हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस एंड जैन्स। ओके, इसके अलावा क्या था, जो 2014 में के पहले इंडिया में एंटर हुए थे उनको। ठीक है, अब बेसिकली ऐसे कितने लोग हैं, लगभग 80,000 एप्लीकेशन है। और राजस्थान में ऐसे लोग कितने, लगभग 35,000। तो सीएए रूल अभी क्या हो गया, अभी नोटिफाई किए जाएंगे लोकसभा इलेक्शन के पहले, ऐसा बोला गया है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमें यह जानना था। अब ये जो एक आर्टिकल है बेसिकली यह क्या बात करता है, ये अपॉइंटमेंट प्रोसेस की बात करता है, चीफ इलेक्शन कमीशन और अदर इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। ठीक है, अब क्या हुआ है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्या हुआ, एक बिल पास होता है लोकसभा में। ठीक है, अब उससे रिलेटेड क्या होता है, कुछ प्लीज आते हैं, कुछ पिटिशंस फाइल किए जाते हैं कोर्ट में कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिकली यह सारी चीजें क्या है, देखो गवर्नमेंट ने अभी अमेंडमेंट किया था एक बिल, एक बिल जिसके जो क्या बात करता है, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर। यह बिल क्या बोलता है, बेसिकली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको रिमूव किया जाएगा पैनल से, जो कि सिलेक्ट करेगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर के। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में यह बोला गया था, बेसिकली क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ये बोलते हैं कि एक कमेटी सेट की जाए जिसमें कौन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा में, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। यह बेसिकली क्या करेंगे, यह मिल के अपॉइंट करेंगे किसको, सीईसी और ईसी को, जब तक पार्लियामेंट एक लॉ नहीं बना देता अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब यह क्या होता है, देखो 2015 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की जाती है। किस केस में, जस्टिस के एम जोसेफ। बेसिकली इस केस में क्या बोलते हैं, देखो बेसिकली क्या होता है, सेंटर अपॉइंटेड कर, देखो क्या होता है, जो जस्टिस के एम जोसेफ है वह 2015 में जो है एक पीआईएल दर्ज की जाती है। ठीक है, जो चैलेंज करती है कि सेंटर क्यों अपॉइंट कर रही है सीईसी और ईसी को। आप जो है लॉ लॉ इनेक्ट करो कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। ठीक है, और जो आर्टिकल 324 है आप उसको, जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है सीईसी और ईसी का, उस आप उसको क्लोजली थोड़ा एग्जामिन करो। अब आर्टिकल 324 क्या बोलता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में। यह बोलता है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए। ठीक है, और यह कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट फिक्स करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, और ये टोटल कितने रहेंगे, यह प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे टाइम टू टाइम।
और बेसिकली यह कैसे डिसाइड करेंगे? पार्लियामेंट इसके लिए लॉ बनाएगा और उस लॉ के बेसिस पे प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। पर आपने क्या किया? आपने पार्लियामेंट्री लॉ बनाए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 324 ने यह बोला था कि पार्लियामेंट लॉ बनाएंगे, पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाए नहीं। तो फिर इसलिए कोर्ट को बीच में आना पड़ा। कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क बता दिया कि एक प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए, वह मिलकर अपॉइंट करेंगे। पर फिर क्या होता है, इसको देखते हुए पार्लियामेंट में एक लॉ पास होता है जिसमें बोला जाता है कि नहीं, एक पैनल होगा जिसमें अपॉइंट जो कि अपॉइंटमेंट को देखेगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। पर इसमें कौन होगा? इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे। तो फिर इसमें कौन कौन होंगे? इसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ पर्सन। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और इसके अलावा कौन होंगे? लीडर ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली यह 3 लोग होंगे जो कि इस सिलेक्शन कमिटी में होंगे, जो सीईसी और ईसी को अपॉइंटमेंट करेंगे। कौन-कौन होगा? प्राइम मिनिस्टर एज़ अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। इसके अलावा एक सर्च कमिटी भी होंगी जो सर्च करेगी कि लगभग 5 नाम 5 नेम्स को वह सिलेक्शन कमिटी को भेजेंगे कि आप इन 5 में से किसी को भी अपॉइंट शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। ठीक है? तो बेसिकली इस आर्टिकल में हमें सिर्फ इतना ही जानना था। ओके, तो अब इसके अलावा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, अब आप ये देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है, ये देखो। काबिल टू इन्वेस्ट ओवर 200 करोड़ टू सिक्योर लिथियम इन अर्जेंटीना। अब काबिल बेसिकली क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, अब इसमें क्या क्यों पढ़ना है ये? क्योंकि हमें लिथियम के बारे में थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा और लिथियम का रिजर्व कहाँ पे है वर्ल्ड में, वो जानना पड़ेगा। तो इसलिए यह आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। अब देखो, अब थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें बेसिकली क्या है। देखो, अब लिथियम, एक सेकेंड आप थोड़ा होल्ड कीजिए। अब आप ये देख सकते हो, ये देखिए, चिली, अर्जेंटीना, बोलिविया। ठीक है, अब ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, ये आप देख सकते हो, चिली है, ये अर्जेंटीना है, या बोलिविया है। तो बेसिकली इनको हम बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, बेसिकली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में लिथियम का रिजर्व पाया जाता है। अब लिथियम का काम कहाँ पे आता है? लिथियम आयन बैटरीज में। यह क्या है? जो भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज आज की तारीख में देख पा रहे हो, तो या फिर आपके मोबाइल की बैटरी बोलो, आपकी कंप्यूटर की बैटरी बोलो, सारों में जो लिथियम आयन बैटरी लगती है। तो जो लिथियम है उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसलिए जो है, अभी खनिज विदेश ने क्या बोला है? हम अर्जेंटीना से क्या करेंगे? लिथियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, अब लिथियम ट्रायंगल के बारे में जैसे मैं बता चुका हूँ, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। ठीक है, लिथियम बेसिकली यह क्या है? इसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरीज में आता है। अब लिथियम जो है वह सॉफ्ट होता है, सिल्वरी व्हाइट मेटल है। ठीक है, और यह सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है। और यह काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है और फ्लेमेबल होता है। यह एक अल्कली मेटल होता है और यह एक रेयर अर्थ मेटल है। ठीक है, अब रेयर अर्थ मेटल बेसिकली कौन कौन से हो गए? जैसे कि नायोबियम हो गया, ठीक है, टैंटेलम हो गया, लिथियम हो गया, सीजियम हो गया, बेरिलियम हो गया। यह बेसिकली क्या होते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यह जो जो एलिमेंट्स होते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक नेचर पे होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक एप्लीकेशन काफी ज्यादा होता है, जैसे कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या फिर कोई हाई टेक इंडस्ट्रीज में इसका काफी ज्यादा, डिफेंस में, स्पेस में इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब लिथियम मेटल जो है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट यूजफुल एलॉय है। ठीक है, इसका काम, अब जैसे कि मैंने इसको बोला है, देखो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, इसका लेड के साथ आप इसका क्या करोगे? आप एक व्हाइट मेटल बनाओगे जिसका इस्तेमाल मोटर इंजन में होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ मिलके आप इसका एयरक्राफ्ट पार्ट बना सकते हो, मैग्नीशियम के साथ मिला के आप इसको आर्मर प्लेट्स बना सकते हो। तो इस तरीके से जो लिथियम है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लिथियम का इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है। देखो, ऐसा बोला जाता है कि इंडिया में लगभग 14,000 टन के लिथियम का रिजर्व है। ठीक है, कहाँ पे? सदर्न कर्नाटक का मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अब इंडिया का जो फर्स्ट एवर लिथियम लिथियम साइट यहाँ पे पाया गया है, ऐसा बोला जाता है। अब इसके अलावा भी कहाँ कहाँ पे लिथियम पाया जा सकता है इंडिया में? देखो, अदर पोटेंशियल साइट्स इन इंडिया। अब जो माइका बेल्ट है, कहाँ कहाँ पे? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके अलावा पेगमाटाइट बेल्ट कहाँ पे? उड़ीसा, छत्तीसगढ़।
तो यह क्या है, यह सारी चीजें आपको क्यों याद रखनी है कि आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से जगह पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो रॉक फॉर्मेशन है वह डिसाइड करता है कि कौन सा मेटल कहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है। अब खनिज विदेश, जैसा कि मैं बता चुका हूं, वह क्या कर रही है, वह एक्सप्लोर करने वाली है क्या चीज, मेटल्स को। ठीक है। अब इसके अलावा जो और एक इम्पोर्टेंट था आर्टिकल, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ये जो आर्टिकल है बेसिकली वॉल्केनो टूरिस्ट हु वाई टू कैच इरप्शन ऑन आइसलैंड। तो बेसिकली क्या हुआ है, आइसलैंड में वॉल्केनो होते हैं तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। इसके अलावा क्या है, एक इंडोनेशिया में माराप्पी वॉल्केनो है, तो इसके बारे में बात हुई है। तो मैं आपको बेसिकली इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा क्या, कि माराप्पी आइलैंड कहाँ पे है, आइसलैंड कहाँ पे है, जहाँ पे ये वॉल्केनोज वगैरह पाए जाते हैं। तो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, ये देखो। आप जैसे कि देख सकते हो, यह है आइसलैंड और यह है रेजाविक। और ये जो रेजाविक है, यहाँ पे आपको क्या हुआ, इस साइड पे आपको वॉल्केनो आपको देखने मिला है। अब आप बोलोगे आइसलैंड कहाँ पे, ये देखो। आप यूरोप में जब आप नॉर्थ में जाओगे तो यह है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के नॉर्थ वेस्ट में आपको मिलेगा आइसलैंड। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्केनो पाए गए। इसके अलावा ये देखो आप, इंडोनेशिया में ये जो आप माउंट मेराप्पी देख सकते हो, यहाँ पे वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। ठीक है, तो ये दो लोकेशन आपको पता रहना होना चाहिए। कहाँ पे है, देखो जावा आइलैंड। ये देखो इंडोनेशिया है, इसमें ये जावा आइलैंड है, जावा आइलैंड के अंदर है माउंट मोराप्पी। माउंट मेरापी में क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन। और यह है आइसलैंड, यहाँ पे भी क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन है। ठीक है। तो यह सारी चीजें थी आज के न्यूज़पेपर के आर्टिकल में। आई होप आपको यह सेशन पसंद आया होगा। आज का काफी ज्यादा लेंथी सेशन था बट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।